एसएलडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज हम आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आपके हिंदी सिलेबस में जो भी है उसे आज बताएंगे। उसके बाद विधिवत रूप से आपको रोजाना कक्षाएं चलेंगी और आपको सारा संपूर्ण सिलेबस पूर्ण कराएंगे। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले किसी भी विषय का ज्ञान करने से पहले उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम हमें पता होना चाहिए। आज उसी पर चर्चा करेंगे। इस प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस को 8 यूनिटों में बांटा है, 8 इकाइयों में बांटा है। उन 8 इकाइयों की आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी किस इकाई में क्या है, क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। युद्ध लड़ने के से पहले आपको उसकी रणनीति बनानी होती है। इसी प्रकार किसी भी विषय को तैयार करने से पहले उसकी हमें रूपरेखा तैयार करनी होती है, उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, तभी तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए चलिए सिलेबस की ओर, पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। इकाई 1, इकाई 1 में आपका है आदिकालीन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी काव्य का इतिहास। इसमें आपको इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। तो पहली इकाई में आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, मतलब हमारी जो हिंदी है उसमें ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी 2 प्रकार का विभाजन है कालों में भी। अब इसमें आपको हमारी जो हिंदी काव्य है, इसमें प्रथम सेमेस्टर में आपका काव्य का सिलेबस में पूरा, अब जब से सेमेस्टर वाइज सिस्टम किया है तब से क्या है, एक एक पार्ट को एक एक सेमेस्टर में रख दिया है। जैसे इस सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य पढ़ना है, ऐसे अगले में फिर आपको आधुनिक हिंदी के बारे में चर्चा करनी है, उसके बाद गद्य पढ़ना है, अलग अलग करके बांट दिया है। इस सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य, तो सबसे पहले हमारा जो काव्य है उसका काल विभाजन किया है विद्वानों ने। जैसे उसको 3 भागों में बांट दिया है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल का मतलब प्रारंभिक काल, जहाँ से हमारा हिंदी का प्रारंभ हुआ है उसे हम आदिकाल बोलते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकाल एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास इसमें बताया जाएगा, जिसमें आपको इतिहास का लेखन और विकास के बारे में बताया जाएगा। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, इसमें आपका जो जो सिलेबस है, पहली इकाई में क्या क्या पढ़ाया, भारतीय
ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। ज्ञान परंपरा क्या है और हिंदी साहित्य, सबसे पहले इस टॉपिक पर चर्चा हुई। उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो इन टॉपिकों पर आपकी चर्चा हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य क्या है, और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। नामकरण और साहित्यिक प्रवृत्तियां, इन पर आपकी चर्चा हुई इस यूनिट 1 में, जिसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य है, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय। मतलब इसमें आपको आधुनिक, आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल, इसमें इनके नामकरण, मतलब किस किस विद्वानों के अनुसार किसने क्या इनका नाम दिया, ये सारी चीज़, जिसमें आपका रासो है, जैन साहित्य है, भक्तिकाल है, और उसमें भी भक्तिकाल में भी 2 प्रकार की भक्ति होती है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। उन सारी बातों पर इस इकाई में आपकी चर्चा हुई। नामकरण से मतलब इसमें आपकी रूपरेखा बताई जाएगी। ठीक है। अब इकाई 2 है, इसमें आगे आधुनिक कालीन काव्य इतिहास। इसमें आपको आदिकालीन और मध्यकालीन बताया जाएगा। और इकाई 2 में आधुनिक कालीन, इकाई 2 है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। इकाई 2 में आपको आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, फर्स्ट इकाई में आदिकालीन और मध्यकालीन काव्य का इतिहास, और इकाई 2 में आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, ये आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियां, इसमें क्या क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियां। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियां। और है इसमें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण।
इसमें आपको क्या है कि सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आधुनिक काल में सामाजिक स्थिति क्या रही है, सांस्कृतिक स्थिति क्या रही है, और इसका नामकरण बताया जाएगा, उसकी प्रवृत्तियां बताई जाएंगी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मतलब 1857 के समय सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस प्रकार से 1857 में जो क्रांतिकारियों ने भाग लिया उसमें हिंदी के कवियों का क्या योगदान रहा। ठीक है, काव्य कृतियों से, कविताओं के माध्यम से, वीर रस की कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्रामियों को प्रोत्साहित किया था। तो उस विषय पर इसमें इकाई 2 में आपकी चर्चा की जाएगी। और हिंदी नव जागरण भारतेंदु युग, हिंदी नव जागरण, इसी में हिंदी नव जागरण भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियां, छायावाद की प्रवृत्तियां एवं आपदाओं। हिंदी नवजागरण भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियां एवं अवदान। उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां एवं अवदान। उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रवृत्तियां प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। समकालीन रचनाएं, समकालीन रचनाएं, प्रमुख साहित्यकार, एवं साहित्यिक विशेषताएं। ये है आपका इकाई 2 में। इकाई 2 में क्या क्या बताया है आपको? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मतलब उस समय आधुनिक काल की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा की जाएगी। उसका नामकरण और प्रवृत्तियां, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियां एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन रचनाएं,
प्रमुख साहित्यकार एवं साहित्यिक विशेषताएं। इन टॉपिकों पर, इन विषयों इकाई 2 में आपका आधुनिक काल में ये आपके सिलेबस में है ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आगे इकाई 3 की चर्चा करेंगे। इकाई 3 में क्या है? इकाई 3 इकाई 3 है आपकी आदिकालीन कवि। जो आदिकालीन कवि हैं आपके सिलेबस में, उन पर चर्चा की जाएगी। आदिकालीन कवि, वैसे हम कवि बोल देते हैं हर चीज को, लेकिन हम जहां पर उच्चारण कवि कैसा करना चाहिए? आदिकालीन कवि, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण का एक सही शुद्ध सीखने का शब्द हम शुद्ध किस प्रकार लिख जाएं, क्योंकि आपकी वर्तनी शुद्ध लेखन से संबंधित आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं उन सब में आता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए आपको अधिक से अधिक शुद्ध बोलने की। यदि आप शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध ही लिखेंगे। आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो आप लेखन भी अशुद्ध करेंगे। इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध उच्चारण हुआ तो आपका लेखन भी आवश्यक रूप से शुद्ध होगा। तो जैसे इकाई 3 में आदिकालीन कवियों पर चर्चा की जाएगी। तो आपके इस पाठ्यक्रम में, अब आदिकालीन कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से कवि हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। तो उनमें हैं आपके विद्यापति। पहले आपको पढ़ने हैं आदिकालीन कवि हैं विद्यापति। विद्यापति मैथिल भाषा के विशेष ज्ञाता थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये आपकी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन में विद्यापति दे दिया और आपका अन्य कवियों के रामचंद्र शुक्ल आदि नाम दे दिए। ठीक है, तो उसमें आपका विद्यापति क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। तो आपको विद्यापति आपके आदिकालीन कवियों में सिलेबस में है विद्यापति। उनकी विद्यापति पदावली संपादक आचार्य रामलोचन शरण। विद्यापति में विद्यापति की पदावली, इसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण। ये आपको विद्यापति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उनकी पदावली के बारे में। इसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण। दूसरे कवि हैं, इसमें आपको राधा की वंदना, इसमें भी आपके टॉपिक दिए हैं श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम। ये आपके राधा की वंदना, इसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है राधा की वंदना। सेकंड पे श्री कृष्ण प्रेम। थर्ड है आपका राधा प्रेम। विद्यापति जी की आदिकालीन कवि हैं जो विद्यापति, उनकी इन चर्चाओं पे आपको, इन रचनाओं पर आपको चर्चा करनी है। इसके बाद दूसरे आदिकालीन कवि हैं आपके गोरखनाथ। आपके सिलेबस में है गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में आपको बताएं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए,
एक शैव उपासक, एक वैष्णव, दो प्रकार के कवि हुए। आगे उसको विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। शैव उपासक और वैष्णव और शैव दो प्रकार के पंथ बन गए थे, जिसमें शैव पंथ में भी आपके अलग अलग विभाजन हो गया, अलग अलग पीठ के हिसाब से। उसमें नाथ संप्रदाय जो गोरखनाथ द्वारा संस्थापित की गई थी, इसके संस्थापक गोरखनाथ जी हैं। तो आपके सिलेबस में गोरखनाथ जी को आदिकालीन जो कवि हैं उनको रखा है। उसमें गोरखवाणी संपादक हैं पीताम्बर दत्त, जिसमें आपको पढ़ना है गोरखवाणी। गोरखवाणी गोरखवाणी इसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त। और आगे आपको पढ़ना है गोरखवाणी, बस उसमें तो वही है, शब्द दी है उनके, गोरखवाणी शब्द है, संख्या इसमें दी हुई है। इसके बाद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो हैं तीसरे आपके जो कवि हैं, वो हैं अमीर खुसरो। शायद आपने अमीर खुसरो का नाम सुना हो। अमीर खुसरो जो कि अकबर के समकालीन कवि हैं, उनके दरबारी, उनके 9 रत्नों में से एक हैं अमीर खुसरो। तो इनकी आपके सिलेबस में रचना रखी गई हैं। व्यक्तित्व एवं इनके कृतित्व पर बात करेंगे। इनका क्या है, अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व, तो इनका व्यक्तित्व कैसा है और इनकी कृतियां किस प्रकार की हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। इसके बाद इनकी कव्वाली के बारे में, जिसमें गीत हैं, दोहे हैं, इनके बारे में, इनकी कव्वाली के बारे में चर्चा करनी है। कव्वाली, अमीर खुसरो की कव्वाली, ये आपको अमीर खुसरो, गोरखनाथ, विद्यापति, इन आदिकालीन 3 कवियों की आपको चर्चा करनी है इकाई 2 में, यूनिट 2 में। ठीक है। अब आगे इकाई 4 की बात करें, भक्तकालीन सगुण कवि। ये आपको इकाई 3 में आदिकालीन कवियों के बारे में, आदिकालीन कवियों में भी आपको 3 कवि हैं मुख्य आपको पढ़ने, जो विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो, इन 3 के बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद इकाई 4 में क्या है, भक्तकालीन कवि। अब भक्तकाल भी 2 धाराओं में बट गया। भक्तकाल में क्या है कि आपका कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सगुण, मतलब जो दिख रहा है, जो मूर्ति है, उसमें विश्वास रख रहे हैं, तो वो तो सगुण भक्ति के कवि हो गए। कुछ निर्गुण भक्ति के उपासक हो गए, तो वो निर्गुण भक्ति शाखा के 2 शाखाओं में भक्तकाल बट गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो इकाई 4 में आपको सगुण भक्ति के कवियों की बात करनी है। इकाई 4 आपको चर्चा करनी है भक्तकालीन सगुण कवि। ठीक है, भक्तकालीन सगुण कवियों की इकाई 4 में भक्ति कालीन सगुण कवि। अब कौन कौन से हैं उनको और लिखा देते हैं आपको। भक्तकालीन सगुण कवि सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास। ठीक है, सूरदास भ्रमरगीत सार से सूरदास भक्तकालीन ये सगुण कवि थे सूरदास, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सचित्र वर्णन किया है। सूरदास, इनकी भ्रमरगीत सार नामक भ्रमरगीत में इनके पदों का संग्रह किया गया है। ठीक है, तो सूरदास का भ्रमरगीत पढ़ना है तुम्हें। उसमें भी आपके सिलेबस में फिक्स है, मतलब पद हैं इनके
7वां, 21वां, 23वां, 24वां और 26वां, इन पदों की आपको चर्चा करना है। इनके संपादक हैं इसके भ्रमर गीत, संपादक इसके सूरदास का जो भ्रमर गीत आपके सिलेबस में है उसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा संपादित है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार लिख लेना, सार है यहाँ पे, भ्रमर गीत सार। संपादक हैं उसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले तो सगुण भक्ति के जो कवि हैं आपके सिलेबस में इकाई 4 में सूरदास हैं। दूसरे हैं आपके तुलसीदास। तुलसीदास सूरदास और तुलसीदास, इसमें भी सगुण भक्ति धारा 2 शाखा में बट गई, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। आपके प्रमुख उसके कवि हैं कृष्ण भक्ति की सूरदास हैं और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं। तो आपके सिलेबस में दोनों शाखाओं से एक एक कवि ले लिए हैं, ठीक है। सगुण भक्ति में आपका भक्तकालीन सगुण भक्ति है, उसमें सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के हुए और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हुए, ठीक है। इसमें रामचरितमानस, तुलसीदास का क्या है, रामचरितमानस। तुलसीदास रामचरितमानस, आप सभी को पता है तुलसीदास कृत रामचरितमानस कितनी लोकप्रिय पुस्तक है, ठीक है। रामचरितमानस आपके सिलेबस में रखा है। रामचरितमानस तो 60 कांडों में बटा हुआ है, ऐसा तो नहीं आपका पूरा रामचरितमानस आपके सिलेबस में रखा हो। तो उसमें आपका इसके संपादक तुलसीदास ही हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से हैं ये, ठीक है। तुलसीदास गीता प्रेस गोरखपुर संपादन कर रहे हैं इनका, गीता प्रेस गोरखपुर, यहां से संपादन हो रहा है। तो आपके जो है इसमें अयोध्या कांड से आपके सिलेबस में है, अयोध्या कांड। उसमें भी दोहा संख्या 28 से दोहा 28 से 41 तक इतना है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो इकाई 4 में आपका भक्तकालीन सगुण कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें आपके 2 कवि हैं सूरदास और तुलसीदास। सूरदास का भ्रमर गीत सार है, इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और तुलसीदास जी द्वारा तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, उसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 28 से लेकर 41 तक पर चर्चा की जाएगी आपके, ठीक है। इसके बाद अगली इकाई है आपकी भक्तकालीन निर्गुण कवि। भक्तकालीन इकाई 4 में भक्तकालीन सगुण कवियों के बारे में चर्चा की, जिसमें सूरदास आपका भ्रमर गीत सार संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तुलसीदास जिसमें रामचरितमानस, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का को आपके सिलेबस में रखा है। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास की, रामचरितमानस नहीं है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नेछुआत, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में रामचरितमानस को ही रखा गया है। उसमें भी अयोध्या कांड के दोहा संख्या 28 से लेकर 41 को रखा गया है, जिसका संपादन गीता प्रेस गोरखपुर से हो रहा है। अब आगे इकाई 5 में चलते हैं। इकाई 5 में है भक्तकालीन, लेकिन भक्तकालीन सगुण की जगह पे क्या आ जाएगा आपका निर्गुण कवि। भक्तकालीन निर्गुण कवि मैंने बताया था, भक्ति काल आपका 2 शाखा में बट गया, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। तो इकाई 4 में सगुण शाखा की चर्चा की और इकाई 5 में आपका भक्तकालीन निर्गुण कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। निर्गुण कवि, भक्तकालीन निर्गुण कवि इकाई 5 में, जिसमें आपके कवि हैं कबीर, नंबर 1 कबीर,
वक्तकालीन कवि थे कबीर, लेकिन किस शाखा के थे? निर्गुण काव्य धारा के। ठीक है, तो निर्गुण कवियों के बारे में चर्चा चल रही है। सबसे पहले कबीर, कबीर दास, संपादक है श्याम सुंदर दास। कबीर दास, इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। इसमें आपको क्या क्या है? दो खंडों में बांट दिया इनकी रचनाओं को, क और ख करके। क में क्या है? गुरुदेव को अंग और बिरहे को अंग। क में गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग, और ख में आपका बिरहे को अंग, बिरह को अंग। कबीरदास सबसे पहले निर्गुण शाखा के जो कवि हैं उनमें है कबीर। कबीर में आपको गुरुदेव को अंग और बिरहे को अंग, इन दो रचनाओं की चर्चा की जाएगी। अब इसके बाद दूसरे कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण शाखा के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें भी आपके ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, वहां पे भी श्रवण भक्ति में दो शाखाओं में बट गई, आपके राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पे भी जो निर्गुण भक्ति है उसको भी दो शाखाओं में बांट दिया विद्वानों ने। ये कुछ कवि जो निर्गुण भक्ति में निर्गुण शाखा में आपके ज्ञान मार्गी कहलाए और कुछ आपके प्रेम मार्गी कहलाए। तो आपको सिलेबस में एक निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा से रखे हैं, एक प्रेम मार्गी शाखा से। ये ज्ञान मार्गी हैं, ये प्रेम मार्गी हैं। इनकी रचना आपने 12वीं के सिलेबस में नागमती का वियोग वर्णन आता है आपकी हिंदी में, और इनकी रचना भी आती है साखी शब्द रमेनी के नाम से, आपके दोहे आते हैं कबीर के दोहे। तो ये सब आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे ये बीए प्रथम सेमेस्टर में। आपका जो 12वीं में आप जो पढ़ के आए हैं वही उसी काव्य जो पढ़ रखा है आपने, उसी काव्य को आगे बढ़ाया गया है, बस इतना अंतर है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की आपकी में रचना है, संपादक हैं इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनकी रचना है मान सरोदक खंड। मलिक मोहम्मद जायसी संपादक हैं इसके। थोड़ा बड़ा रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपकी रचना है इनकी मान सरोदक खंड। मान सरोदक खंड मलिक मोहम्मद जायसी, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आपके में जो खंड लिया गया है, रचना ली गई है, मान सरोदक खंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका इकाई 5 में, मतलब इकाई 4 में और 5 में दोनों वक्तकाल से है। उसमें भी वक्तकाल के सगुण कवि और निर्गुण कवि। इकाई 4 में वक्तकाल के सगुण कवियों को लिया गया है, इकाई 5 में वक्तकाल के निर्गुण कवियों को लिया गया है। उसमें आपके निर्गुण कवियों में आपके कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। अब चलेंगे आगे इकाई 6 की तरफ, जिसमें रीतकालीन कवि आएंगे। भाई आदकालीन कवि ले लिए, ठीक है, विद्यापति, अमीर खुसरो, और इसके बाद आपको वक्तकालीन कवि ले लिए। वक्तकाल में भी 2 यूनिटों में बांट दिया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब आपका रीतकालीन कवि, ये वैसे तो मुख्य जो काल है आपके आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल के बाद जो मध्यकाल आता है उसको विद्वानों ने 2 भागों में बांट दिया, रीतकाल और भक्तिकाल। ठीक है, तो वक्तकाल की चर्चा हमने की, अब रीतकाल की चर्चा करेंगे। मतलब इकाई 6 में आपका
रीतकालीन कवि। इकाई 6 में, यूनिट 6 में आपको चर्चा करनी है रीतकालीन कवियों की। रीतकालीन कवि इकाई 6 में क्या है, आपको रीतकालीन कवि पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपके केशवदास हैं, बिहारीलाल हैं और घनानंद हैं। 3 कवियों की चर्चा करनी है। सबसे पहले केशवदास। केशवदास रीतकालीन कवि हैं केशवदास, जिसमें कविप्रिया, कविप्रिया इनकी रचना है कविप्रिया। आपके सिलेबस में केशवदास जी की रचना कविप्रिया के बारे में चर्चा करनी है। दूसरे हैं आपके केशवदास के बाद बिहारीलाल। बिहारीलाल सभी रीतकालीन कवि हैं। बिहारीलाल, इनकी रचना है आपके में सिलेबस में आपके में रखी है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर। और तीसरे कवि हैं आपके घनानंद। तीसरी रीतकालीन कवि हैं घनानंद। इनकी रचना है आपके सिलेबस में घनानंद ग्रंथावली। तो इकाई 6 में आपको रीतकालीन कवियों की चर्चा करनी है, जिनमें हैं आपके केशवदास, बिहारीलाल और घनानंद। उनमें भी इनकी रचना है, केशवदास की कविप्रिया है, बिहारीलाल का आपका बिहारी रत्नाकर है, घनानंद की घनानंद ग्रंथावली है। इसके भी संपादक हैं, पूरा पूरा नहीं है। जैसे बिहारीलाल का है आपका बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। प्रारंभ के 10 दोहे हैं। कविप्रिया में आपका प्रिया प्रकाश है, लाला भवानी दीप जी हैं तृतीय प्रभाव इसमें। ऐसे घनानंद की आपकी ग्रंथावली है, इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। सुजान हित से लिया गया है इसको, ठीक है। तो ये रहा इकाई 6 में। अब अगली इकाई आती है इकाई 7 आधुनिक कालीन कवि। इकाई 7 में आपको आधुनिक कालीन कवियों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो इकाई 6 में रीतकालीन कवियों की होगी चर्चा, केशवदास, बिहारीलाल और घनानंद, 3 कवियों की। केशवदास की कविप्रिया और बिहारीलाल की बिहारी रत्नाकर और केशवदास की वो घनानंद की घनानंद ग्रंथावली। इन रचनाओं को आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं इकाई 7 में। इकाई 7 आधुनिक कालीन कवियों की चर्चा करेंगे। इकाई 7 में क्या पढ़ाया आपको, आधुनिक कालीन कवि। इकाई 7 है आधुनिक कालीन कवि। आधुनिक कालीन कवि, जिसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले आधुनिक कालीन कवियों में आपके सिलेबस में रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि युग निर्माता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचना आपको पढ़नी है, मातृभाषा प्रेम पर दोहे। इनकी रचनाएं हैं आपके सिलेबस में मातृभाषा प्रेम पर दोहे। दूसरी है रोकऊं जो तो अमंगल होए। रोकऊं जो तो अमंगल होए। आगे है वृक्ष के लता पता मोहे कीजे। वृक्ष के लता पता मोहे कीजे। इन टॉपिकों पर आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके ये आपके शीर्षक रखे हैं आपके सिलेबस में।
अब दूसरे कवि हैं, आधुनिक कालीन दूसरे कवि हैं आपके सिलेबस में, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की चर्चा करनी है आपको। जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आपके में कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पर्व। कामायनी, आपको ये पता है अच्छी तरह से कि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, जो बहुत सारे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कामायनी वो सर्गों में बैठी हुई है, महाकाव्य कामायनी। कामायनी के श्रद्धा सर्ग, कौन सा सर्ग है? श्रद्धा, मनु श्रद्धा की इसमें कहानी है पूरी। तो कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पर्व, श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पर्व, 10 पर्व। और दूसरी ओर है इनकी रचना आंसू के प्रथम 5 पद। आंसू है इनकी जयशंकर प्रसाद की रचना, उसके 5 पदों को आपके सिलेबस में रखा गया है। आंसू के प्रथम 5 पद। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले कवि हो गए। दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद, जिसमें कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पर्व, कामायनी इनका महाकाव्य, उसमें से श्रद्धा सर्ग से आपके सिलेबस में पहले 10 पर्व रखे हैं। और आंसू इनकी जो रचना है उसके प्रथम 5 पद रखे हैं। इन सभी रचनाओं को आपको पढ़ाया जाएगा, आप क्लास रहेगी आपकी, क्योंकि उनमें से व्याख्या प्रसंग संदर्भ पूछता है आपके सिलेबस में, पेपर में। तो इसके बाद एक और है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को आपके सिलेबस में रखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किस किस कौन कौन सी रचनाएं हैं वो? बरदे बीड़ा वादिन बरदे, बरदे बीड़ा वादिन बरदे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बरदे बीड़ा वादिन बरदे। उसको आपके सिलेबस में है। आगे है तुलसीदास, प्रारंभ के 10 पर्व, वह तोड़ती पत्थर, ये रखें आपके। तुलसीदास रचना है, निराला की रचना है तुलसीदास, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुके हैं इसको। तुलसीदास, तुलसीदास में प्रथम 10 पर्व भी रखे हैं इसके आपके सिलेबस में। ठीक है, प्रारंभ के 10 पर्व। और एक रचना है इनकी तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बरदे बीड़ा वादिन बरदे, तुलसीदास और वह तोड़ती पत्थर, ये 3 शीर्षकों पर आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगले कवि हैं, आधुनिक कालीन कवि चल रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद हैं अगले सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना है आपके में मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, वह धरती कितना देती है। मौन निमंत्रण पहली रचना है इनकी, मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि और यह धरती कितना देती है। प्रथम रश्मि, रश्मि किसका पर्यायवाची है? किरण। ठीक है, प्रथम रश्मि मतलब पहली किरण। और
यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है। देखिए हिंदी में क्या भैया, व्याख्या करने के लिए हिंदी का आपको ज्ञान तभी होगा, आपको शब्दकोश का ज्ञान होगा। आप जो भी शब्द सामने आ रहे हैं उनके देखिए किसका पर्यायवाची है। इसमें व्याकरण भी इसमें साथ साथ पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। इसमें वैसे व्याकरण की कक्षा आपको अलग से दी जाएंगी। पूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़र रखते हुए आपको हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। ऐसी कक्षा आपको अपलोड की जाएंगी आपके लिए, वो अलग से हैं। आपके ये सिलेबस अलग से चलेगा और प्रतियोगी कंपटीशन क्लास जो है को देखते हुए वो क्लास अलग से आपकी डाउनलोड की जाएंगी। तो सुमित्रानंद पंत की है मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि और यह धरती कितना देती है। इसके बाद अगले कवि हैं आपके महादेवी वर्मा। कवयित्री हैं ये महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इनकी रचना है बीन हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, बीन हूं मैं, बीन हूं मैं तुम्हारी रागनी, रागनी भी हूं। दूसरी रचना है इनकी फिर बिकल है प्राण मेरे, फिर बिकल हैं प्राण मेरे, फिर बिकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप, यहां लिख देते हैं यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये रचनाएं आपके सिलेबस में है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, तो आधुनिक कालीन कवियों में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये कवि आपके आधुनिक काल से लिए गए हैं आपके सिलेबस में। और उनकी जो रचनाएं हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं कि इन रचनाओं से, वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रखनी है भाई, हमें तो अपना मुख्य फोकस पाठ्यक्रम पर रखना है, क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम ही होता है मुख्य। ऐसे बहुत ज्ञान बढ़ाने के लिए तो आप कहीं से इनकी कोई सी भी रचना पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं को नज़र रखते हुए, परीक्षाओं को दृष्टिगत देखते हुए आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की मातृभाषा प्रेम पर दोहे और रोकों जो तो अमंगल होए और ब्रज के लता पता मोय कीजे, इन 3 रचनाओं को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कामयानी की श्रद्धा स्रक के प्रथम 10 पद पढ़ने हैं और आंसू के प्रथम 5 पद जो पढ़ने हैं तुम्हें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है बरदे बीड़ा बादन बरदे और तुलसीदास, उसमें भी प्रारंभ के 10 पद पढ़ने हैं तुलसीदास के, और वह तोड़ती पत्थर, ये आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना पढ़नी है। सुमित्रानंद पंत की मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। महादेवी वर्मा जी की रचना है बीन हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये रचना है इनकी बीन हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। दूसरी रचना है फिर बिकल है प्राण मेरे, तीसरी है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये रचनाएं आपको महादेवी वर्मा की पढ़नी है। तो ये रहा आधुनिक काल से जो भी आपके सिलेबस में रखा है, मतलब इकाई हो गई आपकी 7। अब लास्ट इकाई में क्या है, लास्ट में आपका छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध, इन पर चर्चा करनी है 8वीं इकाई में। आपको लास्ट इकाई रह गई है, उस सिलेबस को और आपको बता देते हैं। इकाई 8 मैंने बताया तुम्हें 8 इकाइयां आपके सिलेबस में है।
8वीं इकाई है आपकी, इकाई 8, वो 2 भागों में बांट रखा है। नंबर फर्स्ट है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। इकाई 8 में नंबर फर्स्ट छायावादोत्तर कवि, छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध, हिंदी साहित्य में शोध। इसमें आपका अज्ञेय, मुक्तबोध, नागार्जुन, ठीक है, छायावादोत्तर कवि हैं आपके अज्ञेय, 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 इनकी रचना है आपकी नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कलंगी बाजरे की। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। दूसरी है यह द्वीप अकेला, यह द्वीप अकेला। तीसरी रचना है कलंगी बाजरे की। ये अज्ञेय जी की, जो छायावादोत्तर कवि हैं उनमें अज्ञेय हैं, उनकी रचना है नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला और कलंगी बाजरे की। ये रचना आपके सिलेबस में रखी गई हैं इनकी। अब दूसरे हैं मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की कौन कौन सी रचना रखी गई हैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं मैं। मुक्तिबोध की आपके विचार आते हैं भूल गलती, 2 रचनाएं की, एक तो विचार आते हैं और दूसरा आपके सिलेबस में है भूल गलती, भूल गलती। ये आपका मुक्तबोध जी की रचना रखी गई है। इसके बाद है नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद बादल को गिरते देखा है। 2 रचनाएं हैं, अकाल और उसके बाद अगली है बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। ये आपकी नागार्जुन जी की कविताएं हैं, रचना है आपके सिलेबस में। इसके बाद अगले हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती छायावादोत्तर कवियों में चल रहे हैं, अज्ञेय, मुक्तबोध, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है आपके में बुआई का गीत, कविता की मौत, बुआई का गीत। चलो आगे लिख देते हैं, बुआई का गीत। दूसरी रचना है इनकी बुआई का गीत, कविता की मौत, बुआई का गीत। कविता, बुआई का गीत, कविता की मौत, ये 2 रचनाएं हैं आपकी धर्मवीर भारती की, कविता की मौत। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है आपके में धूमिल, धूमिल के बारे में। ठीक है, तो धूमिल की जो रचना है वो है मोचीराम, रोटी और संसद। ये आपकी धूमिल की हैं, मोचीराम पहली रचना है इनकी, और दूसरी आपके सिलेबस में रोटी और संसद। ये रहे छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। अब इसमें सेकंड पार्ट है
जैसे ये तो छायावाद उत्तर कवि हो गए। अब सेकंड पार्ट में हिंदी साहित्य में शोध के बारे में बात करेंगे। ये है आपका सिलेबस, हिंदी साहित्य में शोध। इकाई 8 को आपको एक तो छायावाद उत्तर कवि हो गए, उनमें भी आपके अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, धर्मवीर भारती है, मुक्तिबोध है। इन कवियों की जो रचनाएं हैं आपके सामने लिखी हुई हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और दूसरा टॉपिक है, इसी में 2 भागों में बांट दिया, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में हिंदी साहित्य में शोध। शोध में क्या है, शोध का अर्थ और परिभाषा समझनी है तुम्हें। हिंदी साहित्य में शोध, शोध का अर्थ, शोध का अर्थ और परिभाषा। शोध का अर्थ और परिभाषा। साहित्य में शोध की प्रविधियां, साहित्य में शोध की, साहित्य में शोध की प्रविधियां, साहित्य में शोध की प्रविधियां, शोध के अंग और शोध का महत्व, शोध के अंग और शोध का महत्व। ये है आपका सिलेबस। 8 इकाइयों के जो आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रमों को 8 इकाइयों में बांट दिया, और उन 8 इकाइयों के अंतर्गत क्या क्या है, किस इकाई में क्या है, वो सारी मैंने चर्चा की आपसे। तो 8वीं इकाई में छायावाद उत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। छायावाद उत्तर कवियों में मैंने आपसे चर्चा की है, जैसे अज्ञेय, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कलंगी बाजरे की, मुक्तिबोध, विचार आते हैं, भूल गलती, ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। नागार्जुन के अकाल और उसके बाद और बादल को गिरते देखा है, ये रचनाएं हैं। इसके बाद धर्मवीर भारती की बोआई का गीत है और कविता की मुक्त। धूमिल की रचनाएं हैं, मोचीराम, रोटी और संसद, ये आपकी धूमिल की रचनाएं हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य में शोध। शोध में क्या क्या है, शोध मतलब अनुसंधान, खोज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको शोध का अर्थ समझना है, शोध का अर्थ और परिभाषा, और साहित्य में शोध की प्रविधियां, कौन कौन सी विधियां हैं शोध करने की, और शोध के अंग और शोध का महत्व। ये सारी चर्चाएं आपको इकाई 8 में की जाएंगे आपसे। इसी के साथ ये सिलेबस का जो हमारा आज की कक्षा में जो हमने जिस उद्देश्य से प्रवेश किया था पाठ्यक्रम को लेकर के, कि आज आपको केवल पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम को मैंने समझाया है आपको कि 8 इकाइयों में किस प्रकार से किस इकाई में विभाजन किया गया है, क्या क्या रखा गया है, आपके संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा की है। इसी के साथ कक्षा को विराम देते हैं। अगली कक्षा आपको विधिवत रूप से रोजाना मिलेंगी क्लास, और आपका जो भी सिलेबस है वो पूर्ण कराया जाएगा। टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्रम से क्लास मिला करेंगी रोजाना। इसी प्रकार देखते रहें और क्लास को देखो, ये विद्या है, इसको बांटने से इसमें और विस्तार, इसमें जो दृढ़ता आती है, जितना आप इसको बांटेंगे आप स्वयं सीखेंगे। इसलिए जो भी क्लास हमारे भाई मित्र बंधु देख रहे हैं वो सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्योंकि आपके जो अन्य भाई बंधु हैं उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। आपके मित्र हैं उन सभी को शेयर करें इस क्लास को, और आप स्वयं देखें रोजाना, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद।